हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। हमने अब तक इसमें 15 प्रैक्टिस सेट जीएस के हल कर लिए हैं। आज हम करेंगे 16वां प्रैक्टिस सेट। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 38 प्रश्न होंगे जो आपके जीएस से संबंधित हैं। और मैंने ये प्रीवियस ईयर के जब पेपर सॉल्व कराए तो मुझे पता लगा इसमें जो प्रश्न हैं वो प्रश्न भी हैं डाले गए हैं प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं सवाल आते हैं समझ में उन्हें लिख के याद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। और ये कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। कब? 1975 को। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से। किसकी सहायता से? 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉसमास यान द्वारा किया गया था। यान कौन सा था? कॉसमास था। कब किया गया था? 1975 में। और कहाँ से? तो पूर्व सोवियत संघ के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन को, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को या आणविक ऑक्सीजन को? सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। आणविक ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? ईंधन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंधन सेल बोलते हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो सूत्र कणिका को। किसे? सूत्र कणिका को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्मा में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। परिणाम स्वरूप क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्तिगृह पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे। सूत्र कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी में बोलेंगे क्या? सूत्र कणिका। क्या बोलेंगे? सूत्र कणिका। ठीक है। चौथा प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में किस खनिज प्रदूषण के कारण होता है? मैग्नीज, नाइट्रेट, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता से। और फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। केंद्र की जो संघ कार्यपालिका होती है उसमें कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? अब इसमें बताना है। तो इसमें कौन कौन होते हैं? तो इनमें होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो एबीडी किस में आ रहा है? एबीडी आ रहा है ए विकल्प में, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? किस अनुच्छेद में दिया है ये? अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 125, 117, 121 या 129? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 129। क्या हो जाएगा? 129। अगर पूछ लिया सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 124 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया 124। और ये 129 आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद में है 129 में। किस में है? 129 में। अनुच्छेद 117 में क्या है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। किसमें? 117 में। 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन से संबंधित है, ये संसद में चर्चा पर। और 125 है आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में 125 में जिक्र है। सातवां प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया थे। और मैंने अभी बताया कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसका उल्लेख इसमें है, तो 124 में है। और 124 के खंड 1 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। कितना? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। और समय समय पर संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो ये भी पूछा जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद। कौन वृद्धि कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो हैं वो हैं आपके डी वाई चंद्रचूड़। कौन? डी वाई चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद में कुल वेदों की संख्या है 4, 3, 2 या 1? तो जो वेदों की संख्या है 4 है और 8 का उत्तर हो जाएगा ए। वेदांग अगर पूछता है तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और पुराण कितने हैं? 18 हैं। 18 पुराण कितने हैं? 18 हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। 9वां प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 9 का आंसर डी हो जाएगा। और ये कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। तो कौन जीता था इसमें? अहमद शाह अब्दाली। 10वां प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तो पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है। और कौन आया था 1498 में? वास्को डी गामा आया था। कहाँ पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर। यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक। और जब कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया 1498 ईस्वी में, तो इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन नामक एक वो था व्यापारी। जमोरिन नामक व्यापारी ने इनका स्वागत किया था। तो ये चीज़ याद रखनी है। 1498 में पुर्तगाली आए थे। और वास्को डी गामा कब आया था? तो वो भी पुर्तगाली था, वही पहली बार आया 1498 में। ठीक। कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जमोरिन नामक व्यापारी ने उसका स्वागत किया था। 11वां प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पूछ रहा है, कौन थे? तो वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और 11 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मतलब पाकिस्तान जो नाम है वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या मौलाना आज़ाद? तो ये चौधरी रहमत अली हैं, इसने नाम दिया था। और ये जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था, इसने क्या नाम दिया? पाकिस्तान। ठीक। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? शहरीकरण। तो शहरीकरण था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 13 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी जो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, अब उसकी जगह कौन कार्य कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। 14वां प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया है और योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है। कौन आ गया? नीति आयोग। तब जब योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होंगे। 15वां प्रश्न है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? कौन सा सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगेनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। 15 का उत्तर हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जीवाश्म आग्नेय सेल, परतदार, रूपांतरित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवाश्म पाए जाते हैं परतदार सेल में। 16 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में, लद्दाख में, जास्कर में या पीर पंजाल में? तो बनिहाल रेलवे सुरंग आपकी पीर पंजाल में है। 17 का उत्तर हो जाएगा डी। 18वां प्रश्न है, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम किस चट्टानों के विघटन से निर्मित है? डिवोनी, कैम्ब्रियन, कार्बन प्रद या प्री कैम्ब्रियन? तो जो मोनाजाइट रेत से निकलता है थोरियम वो आपका प्री कैम्ब्रियन विघटन से निर्मित है। और 18 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी।
19वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? ये आपका 2018 वाले में पेपर में पूछा गया था, पुलिस 2018 में ये प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर। का शहर कर्क रेखा से कौन सा शहर सबसे दूर है? वो है भुवनेश्वर। अगर पूछ लिया जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी भी ट्रिक होती है, ग म छा, झार, मित्र, पर, ये इसकी ट्रिक है। इसमें आपको बस राज्य बिठाने हैं। गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा और पा से पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक। अगला प्रश्न है 20वां। इसमें कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईआईटी कानपुर की स्थापना पूछ रहा है, कब हुई थी? तो आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। और 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 20 का उत्तर? ए। 21वां प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के किसके द्वारा रखी गई थी? तो लखनऊ घराने की जो नींव थी वो बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी, उस्ताद बख्शू खां। ठीक है। तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बी। जो बस्सू नहीं है, बख्शू खान है। क्या है? बख्शू खान। 22वां प्रश्न है, इनमें से फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। टप्पा शैली इंपोर्टेंट शैली है। इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास किया था मुस्तरी बाई ने। किसने? मुस्तरी बाई ने। और 22 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का करेक्ट आंसर है ए। 23वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? आईआईटी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर। तो अभी बताया कहाँ पर है आईआईटी? कानपुर में है। ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में, 1959 में। ठीक। अगला प्रश्न है 24, पीपल डेली समाचार पत्र किस देश से छपता है? तो पीपल डेली जो समाचार पत्र है वो कहाँ छपता है? चीन में छपता है। और 24 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 25वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 8, 3, 5, 9। तो सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग हैं। उसमें एक सुरक्षा परिषद है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें आपके आते हैं चीन है, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। और महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। ये जो 10 अस्थायी होते हैं ये हमेशा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत भी इसका कई बार सदस्य रह चुका है। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 26वां। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? व्यास सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान या फिर अगला क्या है? कबीर सम्मान। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास सम्मान। इसके लिए दिया जाता है संगीत के लिए। और कौन सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 27वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। और 27 का आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पूछा है तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। और 27 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी 1999 में। 1999 से ये मनाया जा रहा है। कब से? 1999 से। कब? 25 नवंबर को। 28वां प्रश्न है, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। कौन थे? तो डाइट्रिच ब्रैंडिस। कौन थे? डाइट्रिच ब्रैंडिस आपके प्रथम वन महानिरीक्षक थे। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? मंगोलिया, पेरू, मोरक्को या तंजानिया। 29 का उत्तर हो जाएगा बी। ये जो 4 देश हैं इनमें जैव विविधता में समृद्ध देश है पेरू। कौन है? पेरू। 30वां प्रश्न है, कौन सा इसमें भारी जल है? ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या नाइट्रोजन। तो 30 का उत्तर हो जाएगा ए, DTO।
इसका क्या होता है फॉर्मूला, D2 होता है। ड्यूटीरियम ये आपका भारी जल है और इसका मुख्य उपयोग नाविक संयंत्रों के में मंदक के रूप में किया जाता है। किस में प्रयोग होता है? नाविक संयंत्रों में। और किसके रूप में? मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि नाविक संयंत्रों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आपका उत्तर होगा ड्यूटीरियम D2O का। 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु भी बोलते हैं। ये पूछा गया है कई बार आरओ में, ARO में। पलाश और टेसु ये आपका क्या होता है? एक ही नाम है। ठीक है, पलाश भी आ सकता है, टेसु भी आ सकता है। ये आपका क्या है? राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ये। ठीक, ये याद रखना है। राजकीय खेल पूछेगा तो हॉकी है। राजकीय चिन्ह पूछेगा तो राजकीय चिन्ह में क्या है? एक वृत्त है, उसमें 2 मछली हैं। कितनी मछली हैं? 2 मछली हैं। और एक तीर है, तीर और धनुष है। ठीक है, तीर और धनुष है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछली, तीर और धनुष आता है। ठीक, अगर इसमें प्रश्न भी आया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, कोई चौथा और कोई विकल्प दे देगा, तो इसमें आपको 3 ये याद रखने की, मछली होती है, तीर होता है और धनुष होता है। 32वां प्रश्न है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या अलसी? तो वो है राई और सरसों। ठीक है, और 32 का उत्तर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? 32 का आंसर C हो जाएगा। गीड़ा क्या है? गीड़ा, तो गीड़ा है आपका GIDA, गीड़ा। ठीक है, गीड़ा क्या है? गीड़ा है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 33 का उत्तर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B। 34वां प्रश्न है, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म? तो कंपिल मेला आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, 35वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है एंजेलो मैथ्यूज। 35 का आंसर हो जाएगा B। 36वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद का संबंध किससे है? चाणक्य रक्षा संवाद उस संबंध है भारतीय सेना से। ये आपके 3-4 प्रश्न करंट के हैं। 37वां प्रश्न है, दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? मीका को। 38वां प्रश्न है, नवंबर 2023 में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था उज्ज्वला। ठीक है, यहाँ पे देखो बर्तनी भी देखनी है आपको, हिंदी उसमें पूछी जाती है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल में 2 जा आते हैं और दोनों ही जा आधे आधे होते हैं। ये आपके 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए GS के। और आज आपके 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके सभी प्रैक्टिस सेट को हल कर लो, देख लो एक बार। ठीक, थैंक यू सो मच।